जम्मू में है। हम आपको बताते चले कि कैप्टन तुषार महाजन शौर्य चक्र के पिताजी देवराज गुप्ता जी की तरफ से एक कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में न केवल माटे फैमिलीज बल्कि वो हमारे गैलेंट्री सोल्जर्स जिन्होंने अपने अंग देश के लिए खोए, आपके लिए, हमारे लिए खोए, उन्हें तमाम पूरे देश से इनवाइट किया गया है। उन्हें भी यहाँ पर ऑनर किया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है। ऐसे ही एक बहुत जाने माने और सोल्जर और यूट्यूब पर लाखों नहीं करोड़ों यूथ्स को इंस्पायर करने वाले दीपचंद जी हमारे साथ हैं। कारगिल की वॉर इन्होंने पूरी वॉर लड़ी, तोप के गोले इन्होंने चलाए। आज इनसे बात करेंगे और हमें भी दीपचंद जी गर्व महसूस हो रहा है आपके साथ बात करके। पहले हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि इन्होंने कारगिल वॉर में अपनी दोनों टांगें, कारगिल वॉर के बाद ऑपरेशन पराक्रम में अपनी दोनों टांगें खोई हैं, अपनी एक बाजू जो है वो खोई है। और इसके बावजूद अगर आप हौसले की बात करेंगे तो न केवल इनका हौसला बहुत ज़्यादा बुलंद है बल्कि ये यूट्यूब के माध्यम से हज़ारों लाखों यूथ्स को इंस्पायर करते हैं। दीपचंद जी, जेके न्यूज़ स्टूडियो में आपका स्वागत है। सर, ये बताएं कि आज जम्मू कश्मीर में आके, जहाँ पे आपकी कारगिल वॉर जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में हुई थी, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले मैं जय हिंद बोलता हूँ, पूरे युवाओं का धन्यवाद बोलता हूँ कि दोबारा से मैं तुषार महाजन ट्रस्ट का धन्यवाद बोलता हूँ कि भाई हम लोगों सैनिकों को बुलाया और कोटि कोटि हृदय गहराई से अभिनंदन करता हूँ। यहाँ आकर के पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है सर, क्योंकि हमने भी यहाँ पर जीवन बताया और मेरी यूनिट तो मैक्सिमम 2-3 साल बाद यहीं पर रहती थी। हमने बारामूला के अंदर टाइम बिताया, उसके बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर कारगिल का 99 का वार लड़ा, मतलब तो काफ़ी बदलाव हो गया है। कभी यहाँ ट्रेनिंग कैंप में आते थे, आज हमको नहीं समझ में आती कि काफ़ी सालों बाद आए हैं, 15 से 20 साल हो गए, क्योंकि बार सैनिक रिटायरमेंट हो जाता तो फिर कहाँ उनको टाइम मिलता आने जाने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ आकर के, ऐसी बात नहीं है। और काफ़ी आदमियों से मिलने का मौका मिला, इतने मैटियर्स से मौका मिलाने का, इतने शहीद परिवारों से एक रूबरू होने का मौका मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दीपचंद जी, आप यूथ्स को इंस्पायर करते हैं, आपकी जो बानी है, जो आपकी यूट्यूब पे तमाम आप वहाँ पे जाते हैं, किस तरह के रिस्पॉन्स आपको यूथ से मिलता है? नहीं देखो, पांचों गोली बराबर नहीं रहती। यूथ की गलती नहीं। यूथ आज क्या करता है, आज हमको यूथ एक मीडिया ने कैप्चर कर चुका है। मीडिया बोले तो आप मीडिया नहीं, जो मोबाइल की मीडिया है हमारी। हम लोग रातों रात हमारे अंदर बाबा पैदा हो जाते हैं व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर, रातों रात हमारे अंदर इतने ज्ञान बांटने वाला एक ग्रुप पैदा हो गया व्हाट्सअप, जो हमारा खुद का भी नहीं है। फेसबुक हमारी खुद की नहीं है, इंस्टाग्राम, ट्विटर लगा लीजिए, जो हम सब किराए के हैं, लेकिन हमारे अंदर भक्ति, देशभक्ति कहाँ तक है, सिर्फ इसी तक सीमित रह चुकी है। तो कुछ युवा हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको कुछ मौका नहीं मिलता, और कुछ बस उनको सिर्फ खाली लाइक और कमेंट चाहिए। मतलब तो मैं चाहता हूं कि लाइक और कमेंट कब तक चलेंगे, देश दोबारा गुलामी की नज़रों में झगड़ा जाएगा। तो युवाओं से यही है कि हमारे जो रियल हीरो हैं उनकी कहानियां सुनिए, उनकी तरफ बनने की कोशिश करनी चाहिए। उनके ऊपर आंसू बहाने से कोई मतलब नहीं है, बीती ताही बिसार दो, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। बैकफुट पर आओगे आप, जैसे मेरे को लगा लो ये हो गया, अभी मैं सोचता रहूँगा अरे बाप रे बाप मेरे साथ ये हो गया, ये था उधर, नथिंग है सर। आप ये मत सोचिए कि मैंने वो कर दिया, ये कर दिया। हम लोग सैनिक हैं, जब तक इस राष्ट्र के अंदर जब हमारी सांसें हैं, हमने कसम खाई थी, वो आज भी हमें कसम याद है, जब तक सांसें रहेगी तब तक इस राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ करके जाना है। युवाओं से भी यही है, हताश मत हो। नंबर 100 ना भी आए तो कोई बात नहीं, चल जाएगा बिल्कुल, मगर संकल्प आपका एक ऐसा होना चाहिए कि नहीं मैंने करना है तो करना है। आप मन में ठान लोगे, नहीं तो मेरे को लगा लीजिए, बचपन से ही मैंने नेताजी सुभाष चंद्र की बॉस की फोटो देखी थी, उस फोटो को देख करके इस भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया था। तो आप जो सोचोगे ना वो आपको मिलेगा। मगर युवाओं से यही है कि 8-10 घंटे मोबाइल के अंदर ये गुरु बांटने के बजाय हम रियलिटी इस मातृभूमि के लिए कुछ करें। आज हम लोग हर जगह जाते रहते हैं, मगर हर चीज़ बोलते रहते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मगर राष्ट्र के लिए, सैनिकों के लिए कोई नहीं बोलता कि मैंने अपने इस राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ किया। तो कुछ करना है तो इस राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए। ऑपरेशन पराक्रम और कारगिल युद्ध के दौरान जिस तरह से आपने गोलीबारी की और वो किया, एक बार जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए ज़रूर बताइएगा। देखो कारगिल युद्ध तो देखो मैं बता रहा हूँ, आज जो नॉर्मल कोट पहन रखा है, हम लोगों ने नॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी, हम लोगों को मौका नहीं मिलना था, क्योंकि नीचे से जो सेना आने वाली थी ना उसको आने लेट हो गया। तो हम लोग वहीं पर बारामूला के अंदर ही थे, पटन के अंदर, तो हमें मूव टू कारगिल का मौका मिला। तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। और मेरे लिए तो ये था कि आज मैं ड्यूटी पर होता तो मूव टू गलवान घाटी तो मैं ही होता, क्योंकि अपने आप को एक मन में प्रण था। हर आदमी को मौका नहीं मिलता सर, इतने सैनिक है युद्ध लड़ने का। युद्ध लड़ना एक अलग बात है। और एक ये भी बात बताता हूँ, जिसने युद्ध भूमि को ही नहीं देखा, युद्ध के बारे में क्या बताएगा।
मानते ना बात को। तो ये हमारा एक बुजुर्गों का एक आशीर्वाद लगा लो, या बचपन में मैंने जो सपना देखा था कि भाई देश की हिंदुस्तान की सेना में भर्ती होगा, वो भर्ती हो गया और एक युद्ध लड़ने का मौका मिला। हम लोगों ने मूव किया तो हमारे 24 घंटे के अंदर ही हमने अपनी तोपों को हमने ट्रोलिंग के ऊपर लगा दिया गया था। उस टाइम तक जो कैप्टन कालिया साहब की डेड बॉडी को उठाने नहीं चाहिए, क्योंकि आर्टिलरी का सपोर्ट नहीं था। हमारे पास 120 AM मोटर 50 थी, बिल्कुल इन्फेंट्री के जस्ट पास में। हमने पहले वाले दिन ही अपनी तोपों को चढ़ा दिया, और चढ़ाने के बाद में वहाँ पर 10 से 15 दिन जो लगे, सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग के ऊपर फायरिंग में लगे थे, क्योंकि थोड़ा हिट नहीं रहा। हमारी बड़ी बड़ी तोपें लगी हुई थी। ऐसा नहीं था कि भाई हम ही हमारी वॉलंटियर थे, हर आदमियों को मौका दिया गया। जैसे हमारी रेजिमेंट को मौका मिला कि 1 राउंड गन फायर 12 के 12 तोपों ने फायर किया, 42 पर मैं, क्योंकि बैटरी हमारी 6 गनी थी। 42 से जैसे गोला निकला, और यहीं पर मेरे जो सीनियर थे, यहीं पर उस टाइम मेरे पास में बैठे थे हवलदार सुभाष सर, अभी वो रिटायरमेंट हुए, वो अपने एक गुरु जी की तरह मानता हूँ उनको, वो हमारे सीनियर थे, और पहला ही राउंड के ऊपर हिट हो गया। वही डाटा मेरे रेजिमेंट के लिए, मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि हज़ारों तोपें फायर कर रही थी मगर सक्सेस नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं ही बेस्ट फायर था, मगर जब बोलता ना भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, वही डाटा पूरी भारतीय सेना को दिया। अगर उसी डाटे से हमने ट्रोलिंग के ऊपर फतेह हासिल किया। आप मानोगे नहीं, आज तो हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं। अभी जैसे बोला ठंडी बच गई, ये पहन लो वो पहन लो, नॉर्मल ड्रेस होती थी हमारे पास में। जवानों के जूते फट चुके थे। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट उस टाइम नहीं दे रही थी, क्योंकि इसमें टाइम ही नहीं था। हमें ना राशन के बारे में था, ना क्लॉथिंग के बारे में था। हमारे दिमाग में ये था कि भाई दुश्मन कैसे। आज तो बहुत फैसिलिटी हो गई है, जगह जगह बंकर बन चुके हैं, गाड़ियाँ जाती है वहाँ तक। हमारे टाइम में तो आप मानोगे नहीं कि यही एक ड्रेस पहन के, आज भी मेरे पास वो हेलमेट रखा हुआ, आज भी वो ड्रेस रखी हुई है जिसके अंदर आज भी छेद है, मतलब लड़ाई की। वो युद्ध लड़ा हम लोगों ने, जूते फट करके रस्सियों से बांधे हुए थे, जिनमें कोई बंकर नहीं बना हुआ था। वहाँ पर हम लोग छुप करके बैठते थे। आज जो हम बातें करते हैं, आज हम सोचते हैं कि यार हमने ये युद्ध कैसे लड़ा, आज हमें कुछ चंबा होता है। मगर एक मन में उमंग थी, और ये क्यों उमंग थी, हमारे अंदर इतना जोश था। दुश्मन आप देखिए पहाड़ियों के ऊपर बैठा था मजबूत स्थिति में, और फिर भी हमने, क्योंकि वर्ल्ड का हाईएस्ट कारगिल युद्ध था ये, जो हमने बिल्कुल, आप लोगों ने पता ही, आप लोगों को हमारी ज़्यादा जानकारी थी। आप लोगों के माध्यम से हमको बाद में पता चला कि भैया ये ट्रोलिंग है, ये टाइगर हिल है, ये 51400, हमको तो बस दिखा दिया जाता था कि बेटा ये बैरिंग एलिवेशन है, ये सामने पहाड़ी है और शॉर्ट एंड साइड। आज ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको। उस दिन क्या हुआ था जिस दिन आपको अपनी दोनों टांगे खोनी पड़ी? देखो, मैंने 3 पराक्रम में भाग लिया। सबसे पहले ऑपरेशन रक्षक था जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान था। मैंने हमारे रेजिमेंट के खुफिया विभाग में नौकरी किया, कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया मैंने, मैं दाढ़ी रखता था, और उसी खुफिया विभाग से 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने अहम भूमिका अदा किया। उसके बाद 99 का वार लड़ा, कारगिल लड़ाई के अंदर 10,000 गोले हम लोगों ने दुश्मन के ऊपर दागे, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। मेरी रेजिमेंट को 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले। आज भी मेरी बटालियन का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा, और मुझे बहुत प्राउड है कि मैं ऐसी बटालियन का हिस्सा हूँ। और आज जगह जगह मुझे प्राउड होता है कि मैं 189 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। उसके बाद मैं सैनिक कभी आराम से नहीं बैठता। पार्लियामेंट में अटैक हो गया, हमारी रेजिमेंट को राजस्थान बॉर्डर पर लगा दिया गया। 1 साल बॉर्डर पर लगाने के बाद वहाँ पर भी हम लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका था कि लड़ने का। दोबारा फिर सरेआम आमने सामने की लड़ाई के तैयार थे, मगर रूस और भारी आक्रमणकारी युद्ध नहीं हुआ। मेन लोकेशन जो हमारा रियर सिकंदराबाद में था, वहाँ आज ही आए, अनलोडिंग कर रहे थे। अनलोडिंग करते बक्सा छूटा और बम फट गया। तो हाथ में लेके बैठा हुआ था, मेरा लीवर और पूरा पेट चल नहीं हो रहा, यहाँ से लेकर के पूरा मेरी आंखें उतनी बाहर थी, तो मुश्किल था। मेरे जवानों ने मुझे उठाया तो हॉस्पिटल में उठाए और रो रहे थे जोर जोर से। हॉस्पिटल में जाने के बाद में डॉक्टर ने जैसे देखा, डॉक्टर ने बोला कि मुश्किल है। मतलब उस टाइम तक मैं बोल रहा था, उनको लग रहा था ये लास्ट बातें हैं। मैं भी सोचता था, मैं बोला कुछ मत हो, कुछ नहीं होगा यार, रो मत। मगर उनको लग रहा था यार ये तो लास्ट टाइम चल रही है। डॉक्टर ने शिव से बात की, क्या हो सकता है? शिव साहब ने बोला कि मुश्किल है। डॉक्टर ने बोला, तो शिव साहब बोला कुछ तो हो सकता है। बोले अगर सब काट कूट दी जाए, मैं मेरी तरफ से कोशिश करता हूँ, बाकी भगवान की तरफ से। बोला ठीक है, आप अपनी तरफ से कोशिश करिए। शिव ने साइन किया और ऑपरेशन शुरू हो गया। PK मालाकर डॉक्टर साहब थे। ऑपरेशन शुरू होने के बाद में पूरी रात ऑपरेशन चला। 17 बोतल मैंने खून का चढ़ा, और डॉक्टर ने बोला था 72 हावर्स का टाइमिंग है, अगर होश आएगा तो आगे की क्रिटिकल कंडीशन ज़्यादा है फिर बताएंगे। मगर 12 घंटे बाद ही मुझे होश आ गया, और 12 घंटे बाद होश आने के बाद में एक जीवन का तजुर्बा था। जब मेरे वाइफ बच्चों को बुलाया जाता है, क्योंकि ये जंग तो मैं जीत चुका था, ये पड़ा हुआ था। मगर जब मेरे को पता चला कि कुछ होश आने के बाद में मेरी वाइफ बच्चे आ रहे हैं, तो उनको नहीं पता चले। तो मेरे एक छोटा 1.5 साल का बच्चा था, और 3 महीने से फैमिली वे में थी मेरी वाइफ। तो मैंने क्या, मेरे दोस्तों को बता के रखता था कि मेरी वाइफ को पता चलना चाहिए मेरी टांगें भी नहीं है, तो मैं आगे तकिया लगा के रख देता था। तो वाइफ जब आई, घर वाले आए, तब उनको पता था कि भाई इसका हाथ नहीं गया हुआ। तो काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा कि भाई मैंने बताया नहीं कि भैया टांगें भी गई है। मगर काफ़ी दिन बाद जब पट्टी पुट्टी खुल गई, तो एक दिन फौजी गाड़ी में वाइफ को बिठा के लेके आ रहे थे। उन्होंने देखा यार ये बंदा कौन है जिसके बेचारे टांगें भी नहीं है, हाथ भी नहीं है। उनको नहीं पता था कि मैं हूँ। मगर उस टाइम तक थोड़ा सा काफ़ी टाइम हो गया था। क्योंकि मात्र 27 साल की उम्र में
हमने देश के लिए ये चीज़ें किया। मेरी वाइफ की उम्र 22 साल उम्र थी, तो 22 साल में 27 साल में आप अंतर देखिए। उस लड़की के बारे में सोच रहा था जिसने क्या सोच के शादी किया था मेरे साथ में, कि भाई मैं एक फौजी के साथ में हूँ, 6.5 फीट की हाइट से रात 3 फीट का रह गया हूँ, मगर मन में संकल्प लिया कि मैं क्रॉस कंट्री भी करता था, 52 बड़ा प्राउड आता था अपने आप के अंदर कि यार मैं भी सब कुछ हूँ, क्योंकि दुनिया मुस्लिम ही थे। और जो आपने एक बार सही जीवन जिया हो ना, उसके बाद में दिव्यांगता का जीवन जीना इतना आसान नहीं है। आज जनता मेरे को मिलती है यार, मुझों की तरफ देखती है, चेहरे की मुस्कान देखती है, मगर पीड़ा कोई नहीं देखता। हमें पीड़ा बताने की भी जरूरत नहीं है, मगर मैं ये बोलता हूँ कि इस मुस्कान के पीछे की पीड़ा को भी समझिए। कीचड़ के अंदर कमल खिलता ना, कीचड़ कौन याद करता सर? कमल को ही हर आदमी जय जयकार कर रहा है ना। और अब हम लोग बोलते हैं गंदगी मत चढ़ाओ, मगर फिर भी कमल को काट करके ऊपर से हम भगवान को चढ़ाते हैं। तो वैसे ही हम नहीं चाहते कि हमारा दर्द को कोई देखे, हमारी मुस्कान को ही देखिए, वो अच्छी बात है। मगर मन में संकल्प लिया था मैंने कि दोबारा खड़ा होना है। और वो खड़ा मैं कैसे हुआ, जब मुझे 6 महीने बाद टांगें मिली, तो इस मातृभूमि को मैंने नमन किया कि हे माँ, जैसे तूने मुझे बचपन में चलना सिखाया था, ऐसा ही तू मुझे दोबारा आशीर्वाद दे, जिससे कि मैं दोबारा चल पड़ूँ। और उन्होंने मातृभूमि ने सच्चे दिल से मांगो तो ऐसा आशीर्वाद दिया। आज आपके सामने पाँव रुक नहीं रहे हैं, और लास्ट टाइम तक नहीं रुकेंगे। अपने इन्हीं पाँव के अंदर हम अंतिम यात्रा में जाएंगे सर। तो खुश रहना है हमेशा। नमस्कार जी, नमस्कार। ये थे दीपचंद जी। और जिस तरह से ये 2 टांगें 27 साल की उम्र में गंवाने के बावजूद लगातार खुश मिजाज है, यूट्यूब पे या जो भी इन्हें जहाँ भी मिलता है उन्हें ये इंस्पायर करते हैं। वाकई में हम लोगों के लिए ये एक प्रेरणा का सूत्र है।